हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस महत्वपूर्ण पदार्थ का नाम है वो है भोजन। भोजन नहीं करेंगे तो आप हो जाएंगे कमज़ोर, ना पढ़ पाएंगे, ना लिख पाएंगे, ना मोबाइल देख पाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाठी स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं भोजन तथा उसके समूह, ये जो है चैप्टर NIOS के 3rd चैप्टर है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये है भोजन और समूह, यानी भोजन हमें किस प्रकार के खाना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं हमेशा एक बात जो कहता हूँ जो ज़रूरी है, अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मेरे वीडियो को मिलता रहेगा। ठीक है, अगर नहीं कीजिएगा तो नहीं मिलेगा, तो आप मिस कर जाओगे। ठीक है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है वो है कि जब भी वीडियो देखो पूरा देखो, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है और मैं नहीं चाहता जो बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो अधूरे जानकारी के साथ अपना जीवन यापन करें। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि भोजन और समूह में क्या खासियत और क्या इसमें है कि भोजन समूह में होती क्या है, भोजन होता क्या है और इसमें समूह कैसे बनते हैं। तो इसी विषय में हम आगे कर रहे हैं, देखते हैं क्या है। जैसे नाम से ही आप समझ चुके होंगे, भोजन समूह यानी फूड ग्रुप्स। इसमें अपने पोषक तत्व के अनेक कार्य तथा भोजन के स्रोतों के विषय में अवश्य पढ़ा होगा। क्या आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ हम खाते हैं तो उसमें बहुत से पोषक तत्व जो होते हैं उचित मात्रा में विद्यमान होते हैं। ठीक है, अब आप जानना चाहते होंगे कि भोजन समूह क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के। ठीक है, उपलब्ध भोजन द्वारा किए जाने वाले कार्य के आधार पर हम उन्हें व्यापक रूप से 3 वर्गों में वर्गीकरण करते हैं। देखिए, भोजन को भी हम वर्गीकरण करते हैं किस प्रकार से, क्योंकि किससे हमें अधिक कम एनर्जी मिलती है, किससे हमें अधिक एनर्जी मिलती है, तो हम इस विषय पे यहाँ पर बातें करेंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले आता है देखिए कार्य, पोषक तत्व और भोजन। सबसे पहले तो हम ऊर्जा देने वाले भोजन की बात करते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। वो होती है आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा। ठीक है, और ये कहाँ से प्राप्त होती है? अनाज, बाशा और शकरा से हमें प्राप्त होती है। उसके बाद शरीर के निर्माण करने वाला भोजन। देखिए, शरीर के निर्माण यानी जो कट फट लग जाता है, टूट फूट लग जाती है, तो इसके लिए भी हमें आहार की आवश्यकता होती है। तो उसे हम प्रोटीन कहते हैं, जिससे हमें पोषण तत्व मिलती है। अब प्रोटीन जो होता है मुख्य रूप से दालें, दूध, मांस, मुर्गी आदि में हमें प्राप्त होती है। उसके बाद विनियम प्रतिरक्षा भोजन, यानी जो हमारे बॉडी को प्रतिरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो होता है विटामिन और खनिज। इसी से हमारा शरीर जो होती है प्रतिरक्षात्मक होती है। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम होते हैं फल और सब्जियों से हमें प्राप्त होते हैं। तो आप तो समझ गए होंगे कि भोजन समूह क्या होता है। भोजन समूह जिसमें जो हमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक है, प्रोटीन और जो हमें विटामिन, खनिज उपलब्ध करा दे उसे ही भोजन समूह कहते हैं। ठीक है, और इस भोजन समूह में सारे कुछ आते हैं। आपको पता ही है कि आप प्रतिदिन जो खाना खाते हो उसमें कई प्रकार के व्यंजन होते हैं। ठीक है, उन व्यंजनों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, प्रोटीन प्राप्त होती है, विटामिन और खनिज प्राप्त होती है, और जिससे हमारा बॉडी जो होता है सदैव स्वस्थ रह पाता है। ठीक है, हम जो कह रहे थे, हमारे लिए विभिन्न प्रकार के भोजन उपलब्ध हैं और प्रत्येक भोज्य पदार्थ का अध्ययन कर पाना संभव नहीं होगा। इसलिए इन्हीं विभिन्न भोजनों के समूहों का वर्गीकरण किया गया है। यह समूह प्रत्येक भोजन के पोषक तत्व के आधार पर किया गया है कि हमें किस चीज़ से क्या मिलती है, ये बहुत ही मायने रखता है। देखिए, सबसे पहले आता है भोजन समूह में अनाज, दालें और उनके उत्पाद। तो इसमें भोज्य पदार्थ क्या होते हैं? चावल, गेहूँ, रागी, बाजरा, मक्का, ज्वार, जौ, चावल की कन्नी, गेहूं का आटा इत्यादि। तो इससे हमें क्या पोषक तत्व मिलती है दोस्तों? इसमें मिलती है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी मिलती है, लोह तत्व और रेशे मिलती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होती है इन चीज़ें जो हम तो आपको पता ही है, इसको जीवन मर्यादा में हम हमेशा यूज़ ही करते हैं। ठीक है, उसके बाद दाल और फलियाँ, चना की दाल, काला चना, हरी मूंग, मसूर, मटर, राजमा, सोयाबीन, मूंगफली आदि इन चीज़ों में आती है। इसमें जो होती है मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बी और लोह तत्व, रेशे प्राप्त होते हैं, जो हमारे शरीर के मरम्मत और मजबूती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इन समूहों को हमने 5 समूह में बांटा है। तो ये तो 2 समूह थी, अब हम देख लेते हैं 3 समूह में क्या क्या है। ठीक है, आगे जो हमारा है दूध, अंडे तथा मांस उत्पाद। ठीक है, ये भी है मांसाहारी बेशकली है, लेकिन दूध इसमें सबसे संपूर्ण आहार कहलाता है। ठीक है, दूध, दही, मक्खन, पनीर, छाछ, लस्सी। ठीक है, ये जो होती है मांस, मुर्गी, लीवर, मछली, अंडे, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। ये चीज़ें जो होती है हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इससे हमें कई तरह की एनर्जी मिलती है, जैसे प्रोटीन, वसा, विटामिन बी, कैल्शियम, विटामिन ए, सारे जो होते हैं हमें प्राप्त होती है। विटामिन, वसा, विटामिन ए इनसे ही प्राप्त होती है। लेकिन आपको पता है दूध को जो होता है संपूर्ण आहार कहा जाता है, क्योंकि इसमें हर चीज़ जो होता है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है, उसके बाद अंडे को माना जाता है, अंडे में भी सारा चीज़ें उचित मात्रा में विद्यमान होता है। ठीक है, उसके बाद है फल और सब्जियां। देखिए दोस्तों, फल सब्जियां तो आपको पता है पुरातन समय से ही यूज़ किया जाता है, हमेशा किया है, और ये बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फल और सब्जी जैसे आम, अमरूद, टमाटर, संतरा, पपीता, केला, नारंगी, तरबूज, सेब, गाजर, पपीता, ये सारी चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो हमारे शरीर के लिए
और टूटफुट की मतलब इंपॉर्टेंट होती है। इन चीज़ों से जो हमें होती है विटामिन ए मिलती है, विटामिन सी मिलती है और रेशे मिलती है, तो ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। उसके बाद है हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं, जैसे बथुआ, पालक, लहसुन, सरसों, तथा मेथी पत्तियाँ और फल जैसे आंवला का अनार आदि। तो ये भी बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आपको पता है क्या मिलता है, इससे विटामिन ए, कैल्शियम, लो और जो है तत्व, रेशे आदि हमें इससे प्राप्त होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें यही होता है कि अन्य सब्जियां, बैगन, भिंडी, शिमला मिर्च, फलियां, प्याज, गोभी तथा आलू से हमें कार्बोहाइड्रेट और रेशे मिलते हैं, जो आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है कि रेशे जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो शरीर को साफ करने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके बाद बासा का सकरा है। बासा मक्खन, घी, हाइड्रोक्रित तेल, मूंगफली का तेल, सरसों व नारियल तेल हो सकती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट बासा जो होती है प्रचुर मात्रा में होती है। बासा का मतलब होता है दोस्तों फैट जो होती है, जो हमारे लिए जिसमें चिपचिपाहट होती है, वो फैट, सारी चीज़ें फैट ही कहलाती है। ठीक है। इसमें सकरा, गुड़, जो जैसे है, इन सबसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है। शुगर, चीनी उनी खाओगे तो इससे हमें क्या मिलती है, कार्बोहाइड्रेट मिलती है, जो हमारे शरीर की ऊर्जा प्रदान करती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। उसके बाद है सभी प्रकार के अनाज जैसे चावल, गेहूं, रागी, बाजरा, मक्का आदि कुछ पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन बी, लोह तत्व तथा रेशे। जबकि सभी दालों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा विटामिन बी प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसी प्रकार फल, सब्जियां विटामिन तथा अन्य तत्व उपलब्ध कराते हैं, जबकि दूध, अंडे और मांस के उत्पादन में पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसलिए यदि हम एक ही भोजन समूह को एक भोज्य पदार्थ के स्थान पर दूसरे भोज्य पदार्थ का सेवन करते हैं तो हमें लगभग सामान्य पोषक तत्व ही प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रत्येक भोजन समूहों को विषय में और ज्ञान प्राप्त करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके बारे में अगर आपको पास ज्ञान रहेगा ना, तो आप स्वस्थ बने रहोगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा कि आपके शरीर में किस चीज़ की कमी है और आपको किस चीज़ की लेना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसमें यही है कि भोजन समूह के विशेषताएँ, तो हम भोजन समूह की विशेषताओं के बारे में हम करेंगे। तो उससे पहले सबसे पहले तो आता है आपका अनाज। अनाज में आपको आ जाता है, देखिए क्या होता है अनाज। अनाज जो दोस्तों होती है, इसमें चावल, गेहूं, मक्का हमारे आहार के मुख्य घटक होते हैं, क्योंकि इनका सेवन हम भारी मात्रा में करते हैं। ये हमारे भोजन में ऊर्जा के मुख्य स्रोत बन जाते हैं। ठीक है। साबुत अनाज व दालों में व्यापक मात्रा में रेशे तत्व होते हैं, जो पोषक तत्व तो नहीं होते, किंतु एक स्वास्थ्य पाचन तंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है। आपको पता है ये गेहूं के जो होते हैं, उनके छिलके होते हैं, वो बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि छिलकों में ही रेशे होते हैं और उसको आप व्यर्थ नहीं करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, आटे को चाल देते हैं, तो जिसकी वजह से उसके जो कुन्नी होती है उसके अंदर, ठीक है, जो उसके रेशे होते हैं वो निकल जाते हैं, तो इससे वो हमारे लिए फ़ायदेमंद कम जाते हैं, उनकी फ़ायदा जो होता है कम जाता है। इसके रेशे तत्व विभिन्न जीव शैली संबंधी रोगों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आप इनके विषय में आगे पढ़ेंगे। हमें पर्याप्त मात्रा में रेशे तत्व प्राप्त करने के लिए अनाज को अतिरिक्त रूप से लेना चाहिए। अनाज जो होता है आप खाते हो तो उसको सही तरीक़ा से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो अनाजें हैं हमारा जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसमें हमारे शरीर के लिए हर एक जो एलिमेंट होती है वो प्राप्त होती है हमें। ठीक है। अनाज में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी प्रचुर मात्रा में होती है। अब अनाजों को प्रक्रिया किया जाता है तो इस तत्व को भी हानि होती है, जैसे मैदा या पॉलिश किया हुआ चावल। इसलिए हमें भी अपने आहार में मैदे के स्थान पर साबुत गेहूं आटा का, पॉलिश किए गए चावल के स्थान पर घर पर बिना पॉलिश वाले चावल का प्रयोग करना चाहिए। दलिया और ब्राउन्स चावलों का अपने आहार में शामिल करना चाहिए। देखिए दोस्तों ये बात होती है, जब भी हम मैदा खाते हैं तो मैदा में कोई भी पोषक तत्व उचित मात्रा में नहीं होती है। ठीक है। और पॉलिश दाल खाते हो तो इससे कई तरह की बीमारियां जो होती है आपको लग जाती है। तो पॉलिश दाल ना खाएं तो ही आपके लिए बेटर होगा और आपके लिए सेहत के लिए भी ज़रूरी होगा। ठीक है। दलिया और ब्राउन्स चावलों के आहार में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है। आप यहाँ भी जानते हैं कि हम अनाज के साथ साथ दालें, दही, दूध, मांस तथा सब्जियाँ भी खाते हैं। उदाहरण के लिए दाल चावल, खिचड़ी, सावर, इडली, डोसा, दाल बाटी तथा बिरयानी, ये सारी चीज़ें मिक्स होती हैं जो हम सब कुछ खाते ही रहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? जी हाँ, अनाज के दालों और सब्जियों के साथ मिलाया जाता है तो हमारे आहार की पोषकता गुणवत्ता बढ़ जाती है, यानी हमारे शरीर में जितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है हमें एक भोज्य पदार्थ से नहीं मिलती। इसलिए हमें डिफरेंट टाइप के भोजन पदार्थ खाना पड़ता है, जिससे हमें हर चीज़ की मात्रा जो है उचित मात्रा में उपलब्ध हो सके। ठीक है। अगला टॉपिक जो है आपके दालों और फलियाँ, फसल्स एंड गेमिन्स। ठीक है। ये जो होते हैं दालें, फलियाँ जैसे अरहर, उड़द, राजमा, चने की दाल, हरी मूंगफली भारतीय भोजन में प्रोटीन के मुख्य स्रोत के रूप में डाला गया है। सब जैसे विटामिन बी, कैल्शियम तथा लोह तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। ठीक है। आपने यह पहले ही जान लिया है कि दालों की प्रोटीन गुणवत्ता के अनाजों के साथ मिलाकर ठीक है बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अगर हम दालों के साथ
ठीक है। अगर अनाजों के साथ दाल मिला दे तो हमारा भोजन की जो गुणवत्ता है वो काफ़ी सुधर जाती है। प्रोटीन गुणवत्ता तथा मात्राओं को बढ़ाने के लिए प्रत्येक आहार में दाल व अनाजों के साथ सब्जियों को मिलाते समय सावधानियाँ बरतनी चाहिए। अगर सावधानियाँ नहीं बरतोगे तो फिर प्रॉब्लम रहती है। भोजन में विविध लाने के लिए उनमें सोयाबीन को भी मिलाया जाता है, सोयाबीन भी हम उसमें डालते हैं। ठीक है। सोयाबीन तो इतना कहा जाता है कि जो शाकाहारी होते हैं उनके लिए मांस की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व जो होते हैं वो होते ही हैं। ठीक है। उसके बाद दूध, अंडे तथा मांस के साथ उत्पाद। अब देखिए, दूध जो होती है उसके बारे में तो मैं हमेशा कह चुका हूँ कि इसको संपूर्ण आहार कहा जाता है। तभी तो जो बच्चे होते हैं माँ का दूध प्राप्त करके जो होते हैं स्वस्थ हो जाते हैं। ठीक है। इसलिए दूध को तो हम सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट मानते हैं। ठीक है। ठीक है। आप अभी जानते हैं कि छोटे बच्चों के लिए दूध को सर्वोत्तम उत्तम आहार माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? दूध को हम क्यों ऐसा मानते हैं? ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि भाई दूध को हम संतुलित आहार क्यों कहते हैं। क्योंकि इसका कारण यही है कि दूध में प्रोटीन, वसा, विटामिन, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। ठीक है। जिसमें सारे तत्व उपलब्ध होते हैं वो तो जनरल सी बात है कि उसको संतुलित आहार के ही कैटेगरी में जाएगा। ठीक है। तो ज़रूरी बात है। दही और पनीरों में भी सभी पोषक तत्व होते हैं, किंतु मक्खन रहित दूध में वसा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। देखिए दोस्तों, जैसे कह सकते हो कि इसमें मक्खन, देखिए दूध से बने पनीर, दही में भी प्रचुर मात्रा में ही सारे एलिमेंट होते हैं, लेकिन इनमें से जो कुछ होते हैं वो निकाल लिया जाता है। जैसे मक्खन निकाल लिया गया उनमें से, ठीक है, बहुत से घी निकाल लिया जाता है। तो इन सारे चीज़ों को निकाल लेने के बाद दूध की गुणवत्ता रह नहीं जाती है। ठीक है। अब अपने घर में देखा होगा कि पनीर बनाते समय उसको अतिरिक्त पानी को निकाल कर फेंक दिया जाता है। इस पानी के साथ जल विलायक पोषक तत्व भी बह जाते हैं। चीज़ और पनीर में पोषक तत्व के रूप में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होती है। याद रखिए कि इस पर पानी का प्रयोग दाल बनाने या रोटी बनाने के लिए आटा गूंदने में किया जा सकता है। देखिए, ये बात तो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है कि दूध के जो पानी होते हैं उसको फेंक दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पनीर बनाया गया है। लेकिन उस पानी में प्रचुर मात्रा में जो है हमारे लिए प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें देखिए प्रोटीन भी हो सकती है, कार्बोहाइड्रेट भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि सारा मिनरल जो है उसी पटे हुए दूध में आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर उसका इस्तेमाल अगर आप, जैसे कि कहा गया है, आटा गूंदने में किया जा सकता है, रोटी बनाने में, दाल बनाने में किया जा सकता है, तो इससे ये होता है कि हम उसमें जो पोषक तत्व थी वो फेंकी नहीं जाके हमने इसका उपयोग कर लिया, जो हमारे लिए भी सही है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है। प्रोटीन, विटामिन सी की छोड़कर लगभग सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अंडे में उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले प्रोटीन होते हैं, इसलिए बढ़ते हुए बच्चे, गर्भवती महिलाएं तथा दूध पान करने वाली माताओं के लिए अंडे अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जो माता दूध बच्चों को ग्रहण कराती है उनके लिए इन चीज़ों की महत्ता और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उनके सेहत पे इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। मसाले भोजन में मांस, चिकन तथा मछली शामिल होता है। ये उत्पाद अच्छी किस्म के प्रोटीन, विटामिन ए तथा विटामिन बी के अच्छे स्रोत होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत की अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है, इसलिए सलाह दी जाती है कि उन्हें भोजन में अनाज, दालें, दूध के उत्पाद को मिश्रित आहार के बड़ी मात्रा में शामिल करना चाहिए। प्रोटीन गुणवत्ता के आधार पर ये आहार मांसाहारी भोजन के बराबर पोषक तत्व रखते हैं। ठीक है। हमारे भोजन के अनेक परंपरागत संयोजन जैसे दही और छाछ के साथ डोसा, सांभर उच्च प्रोटीन गुणवत्ता के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। हम भोजन से भरपूर इन परंपरागत भोजनों का सेवन जारी रखना चाहिए और डिब्बा बंद भोजनों से बचना चाहिए। देखिए दोस्तों, आजकल जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, डिब्बा बंद भोजनों का बहुत अधिक उपयोग करते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें जो होती है खतरनाक होती है। आपको घर में बनाना चाहिए जैसे कि, और अच्छे से बनाना चाहिए जिससे बच्चे को चाव के साथ खा सके और उनका पोषण तत्व कंप्लीट हो जाए। तो ये डिपेंड करता है आप पे कि आप बच्चों को कैसे भोजन ग्रहण करवा रहे हो और कैसे भोजन दे रहे हो। ठीक है। तो ये आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है। उसके बाद जो हमारे पास है फल और सब्जियां। देखिए, फल, रसीले फल जैसे संतरा, मौसमी आदि में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। आंवला तथा अमरूद सस्ते फल हैं और इनमें विटामिन भरपूर मात्रा में होती है। पीले फल जैसे आम, पपीते, कैरोटीन्स होती है जो शरीर में प्रवेश करने के पश्चात विटामिन ए में परिवर्तन हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि विटामिन ए आंखों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जो आम, पपीता, कैरोटीन खाते हैं, ये सब चीज़ें जो होती है बहुत प्रचुर मात्रा में जो होते हैं विटामिन ए होती है और ये स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही ज़रूरी है। केला लोहा, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। अनाज में लोहे के तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। सभी फलों में रेशा तत्व व्यापक मात्रा में होती है जो आपको शौच प्रक्रिया को सुचारू रूप बनाने में सहायक होता है। ठीक है। देखिए, लोहा जो केला होता है, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत माना जाता है। आपको पता है इससे जो है रेशे तत्व व्यापक मात्रा में प्रचुर मात्रा में होते हैं जो शौच करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी पेट जो होता है इससे साफ हो जाता है। सूखे फल जैसे अंजीर, बादाम, अखरोट
किशमिश में वसा, लोह तत्व, कैल्शियम तथा रेशे प्रचुर मात्रा में होती है। स्थानीय रूप से उपलब्ध फलों का सेवन करना चाहिए क्योंकि ये ताज़े फल किफ़ायती होते हैं। देखिए, ताज़े फल होते हैं और जो मौसमी होते हैं वो लोगों के लिए काफ़ी किफ़ायती होती है और उनको ऐसे ही फलों का सेवन करना चाहिए जो मौसमी हो। इससे क्या होता है, उनका पैसे भी कम लगते हैं और उनको स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। उसके बाद जो हमारे पास है हरी पत्तेदार सब्जियां। देखिए, हरे पत्तेदार सब्जियां के गुण तो आप लोगों को पता ही है और आप लोग जानते हो भली भांति, ठीक है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सोया, सोलाई तथा पुदीना में क्रिएटिन, कैल्शियम, लोह तत्व तथा विटामिन सी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी होते हैं। ये सब्जियां पर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में उपलब्ध होती है। इन्हें हम अपने किचन गार्डन में भी आसानी से उगा सकते हैं। इन सब्जियों को अपने दैनिक आहार में शामिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि ये हमारे लिए बहुत तरह के जो है कैल्शियम, लोह तत्व और विटामिन सी हमें उपलब्ध कराती है। तो इसलिए ये इसको उगाना भी आसान है और ये आसानी से प्राप्त भी हो जाती है। तो दोनों चीज़ों में आपके लिए फ़ायदे में ही दे रही है। उसके बाद है अन्य सब्जियां जैसे आलू, शकरकंद, सलगम, गाजर, मूली, ठीक है। जड़ सब्जियों के कुछ उदाहरण हैं। ये जड़ सब्जियां जो होती हैं कार्बोहाइड्रेट से अच्छे स्रोत होते हैं। हम जानते हैं कि आलू को सभी सब्जियों का राजा माना जाता है, ठीक है। क्या आप जानते हैं कि आलू में जो है विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। आइए गाजर के विषय में भी चर्चा करें। आपने मीठा और स्वादिष्ट गाजर का हलवा अवश्य ही खाया होगा जो कि गाजर से बनाकर एक प्रसिद्ध व्यंजन बना देता है। अन्य सब्जी जैसे भिंडी, फलियां, बैगन, घिया, टमाटर, फूलगोभी, शिमला मिर्च हमारे दैनिक आहार में विविधता आती है, स्वाद और रंग उपलब्ध कराती है और इनमें रेशे तत्व भी होते हैं। तो कुछ सब्जियों में विटामिन सी और खनिज जैसे लोह, कैल्शियम, जिंक, सोडियम, पोटाशियम प्रचुर मात्रा में होती है। तभी तो कहा जाता है कि हमें भोजन में प्रत्येक चीज़ जो होती है उसको हमारे भोजन में सम्मिलित करना बहुत ही ज़रूरी बन जाती है। अगर आप इनमें से किसी भी पोषक तत्व की कमी रहती है तो आप कोई ना कोई बीमारी से ज़रूर ग्रसित हो जाओगे। उसके बाद जो है दोस्तों वसा और शर्करा, फैट एंड शुगर, ये हमारे शरीर के लिए जितना महत्वपूर्ण है, ठीक है, उतना इसकी खामियां भी होती है, इनकी बुराइयाँ भी होती है। मक्खन, घी, तेल जैसे सरसों, मूंगफली, नारियल का तेल तथा सोया तेल भारत में उपयोग किए जाने वाले सामान्य वसा है। वसा का ऊर्जा का एक संग्रह स्रोत है। वसा की कुछ मात्रा की आवश्यकता हमें रोजाना आहार में होती है क्योंकि ये अनिवार्य वसा अम्ल की आपूर्ति करती है। इसके अतिरिक्त कुछ विटामिन जैसे ए, डी, ई और वसा में घुलनशील होते हैं क्योंकि आपको पता ही, हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि ए, डी, ई जो होती है वसा में, जो वसा होती है उसमें घुलनशील होती है, यानी फैट में ये सोलेबल होती है, ठीक है। जो ए, डी के होते हैं वो होते हैं वाटर सोल्यूबल, ठीक है। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं चीनी, गुड़ तथा शहद, मीठे पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध कराते हैं। क्या आप जानते हैं कि गुड़ चीनी से बेहतर होती है? ऐसा क्यों? हम जितनी भी अतिरिक्त चीनी खाते हैं वह वसा में परिवर्तन होकर हमारे शरीर को एकत्र हो जाता है और हमें मोटा बना देता है, ठीक है। इसीलिए जो होता है चीनी हमें अधिक नहीं लेना चाहिए। गुड़ जो होती है बहुत बेहतर होता है। चीनी जो होता है हमें सिर्फ मोटा बनाता है और इसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता, ठीक है। इसका कहते हैं ना, कुछ चीज़ का अगर कुछ फ़ायदा है तो कुछ नुकसान भी है, लेकिन चीनी का यहाँ नुकसान ही नुकसान है। लेकिन कह सकते हो कि आज किसी भी घर में चीनी के बिना तो कोई घर ही नहीं होता, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमारे पढ़ाई है इसलिए इसको ज्ञान को अपना समेटना ही पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद भोजन विनिमय, फूड एक्सचेंज। प्रत्येक भोजन समूह के संबंध में विस्तार से अध्ययन करने के पश्चात हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सामान्य प्रकार के भोजन पदार्थ को एक भोजन समूह में रखा जाता है। इसलिए जब हम एक भोजन को समूह को एक पदार्थ को उसी समूह के दूसरे पदार्थ प्रति स्थापित करते हैं तो हमें लगभग सामान्य पोषक तत्व भी प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए गुड्डी नाश्ते में 1 गिलास दूध और रोटी लेती है, अतुल नाश्ते में पोहा और 1 कटोरी दही पीता है, जबकि सुगान एक ताज़ा पनीर और सैंडविच खाती है। उसके भोजन चयन पर टिप्पणी कीजिए। देखिए, ये सारे तो खा रहे हैं लेकिन इनमें जो है इन्होंने पोषक तत्वों को भी सम्मिलित किया हुआ है। जैसे गुड्डी ने क्या किया, नाश्ते में 1 गिलास दूध पी लिया है, ठीक है। अतुल ने क्या किया है, ठीक है, पोहा खा लिया है, ठीक है, 1 कटोरी दही भी खा लिया है। साथ में दही जो है दूध की पूर्ति कर देता है, जबकि सुगना एक ताज़ा पनीर के सैंडविच खा रही है। तो सब ने अपना भोजन के कुछ न कुछ एलिमेंट पूरा कर ही लिया है। अब ये सभी दूध या दूध के उत्पाद और अनाज
ले रहे हैं और उन्हें लगभग सामान्य पोषक तत्व ही प्राप्त हो रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ही भोजन समूह में एक भोज्य पदार्थों को दूसरे भोज्य पदार्थ को स्थापित करने पर लगभग सामान्य पोषक तत्व ही प्राप्त होती है। इसे हम भोजन प्रतिस्थापना कहते हैं। एग्जाम में आ जाएगा, कन्फ्यूज मत होना कि हम उसी भोजन पदार्थ को दूसरे भोजन पदार्थ को साथ कंपेयर कर देते हैं और उसी दूसरे पदार्थ को खाते हैं तो हमें उसी प्रकार का जो होता है मिनरल या विटामिन खनिज मिलता है, तो हम कहते हैं उसको भोजन प्रतिस्थापन। यानी दूध के जगह आप पनीर खा लो, ठीक है, दूध के जगह आप दही खा लो, तो ये क्या होता है, हम भोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं कि भाई उससे जो हमें एनर्जी मिल रही थी हम उससे दूसरे भोजन ग्रहण कर चुके हैं। उसके बाद दोस्तों ये है कि भोजन समूह का पिरामिड। जैसे आप देख रहे हो कि ये सारे जो होते हैं पिरामिड बनाई गई है, ठीक है, आहार श्रृंखला की तरह ही बनाया गया है। तो ये हमारे भोजन में लेना बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है, ठीक है। एक भोजन के चयन में सहायता प्राप्त करने के लिए भोजन समूह पिरामिड विकसित किया जाता है कि हमें कौन से भोजन कब खाने चाहिए। भोजन समूह का पिरामिड से स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि हमें अच्छा स्वाद प्राप्त करने के लिए प्रत्येक 5 भोजन समूह में भोजन का सेवन करना चाहिए। पिरामिड हमें ये भी बताता है कि हमें भोजन पिरामिड के शीर्ष पर दर्शाए गए भोज्य पदार्थ जैसे वसा और शर्करा के पिरामिड को निचले भाग में दर्शाए गए अनाज और दालों की तुलना में कम खाना चाहिए। भोजन पिरामिड का प्रयोग न केवल अच्छे स्वास्थ्य की सुनिश्चित करता है बल्कि संतुलित आहार के नियोजित तथा वैकल्पिक भोजन को चयन में भी सहायक करता है। देखिए यहाँ पर जो लास्ट में बताई गई है ये फैट से बनी हुई चीज़ होती है। इन चीज़ों को हमें अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। धीरे धीरे ऊपर पिरामिड में जो लास्ट है उसको हमें कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। पिरामिड का जो है यही एक समूह बनाता है और ये बनाने का उद्देश्य यही होता है कि हमारा जो है संतुलित आहार हमें प्राप्त हो जाए। चलिए देखते हैं कि संतुलित आहार जो मैं बोल रहा हूँ बार बार, आखिर संतुलित आहार होती क्या है और इसको WHO ने क्या परिभाषित किया है। संतुलित आहार का मतलब दोस्तों होते हैं बच्चों बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट यानी हर चीज़ जो है आपको उचित मात्रा में मिल जाए। आप भोजन समूह के अवगत ही हो चुके हैं। आइए संतुलित आहार के संबंध में चर्चा करें। यदि हम अपने भोजन में सभी 5 भोजन समूह को भोज्य पदार्थ को शामिल करते हैं तो हम पोषक तत्व से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। संतुलित उसे संतुलित आहार कहते हैं। देखिए हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि वो पदार्थ जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज की मात्राओं को पूरा करता हो उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। WHO ने भी यही परिभाषा भी दिया है, ठीक है। संतुलित आहार वह है जिसमें शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में सभी पोषक तत्व सही सम्मिलित होते हैं। पोषक तत्व की कुछ मात्रा शरीर में भंडारित हो जाती है ताकि अल्प अवधि के लिए निम्न आहार की स्थिति में भी शरीर को पोषण मिलता रहे, तो बहुत ही जरूरी हो जाती है। भोजन पिरामिड का प्रयोग करते हुए अपने परिवार का आहार का आंकलन कीजिए और पता कीजिए कि क्या संतुलित आहार ले रहे हैं या नहीं। क्या आप महसूस करते हैं कि आपके माता पिता परिवार संतुलित आहार उपलब्ध कराने के लिए कितना प्रयास करते हैं। वे सभी भोजन समूहों को आपके आहार में सम्मिलित करने के लिए योजना बनाते हैं, उन्हें खरीदते हैं और तैयार करते हैं और पकाते हैं, ठीक है, और आप तक भोजन को पहुंचाते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हो, नखरे करते हो, हमें ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण माता पिता का संयोग होता है और आपके लिए कैसे कैसे तत्व को इकट्ठा करके मिला के आपके लिए इतना स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिर्फ पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता है कि हम सिर्फ पढ़ लें और रट लें और याद करके चले जाएँ, एग्ज़ाम दे के आ जाएँ, पास हो जाएँ। पढ़ने लिखने का मतलब ये है कि एक आदर्श व्यक्ति बनिए, आदर्श समाज बनाइए, क्योंकि आप देखते हो कि सबका योगदान इसमें महत्वपूर्ण होता है, सबका जो है इंपॉर्टेंस होती है इसमें, ठीक है। आहार नियोजन का महत्व क्या होती है, आखिर आहार नियोजन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। आहार नियोजन में हमसे अधिकतर लोग दिन में प्राय रूप से 3 आहार लेते हैं, ठीक है, नाश्ता, दोपहर का भोजन तथा रात्रि का भोजन। इन आहारों के बीच में भी हम जलपान लेते हैं। दिन के इस आहार से ही हमारी शरीर के लिए अपेक्षित पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम आहारों में सभी 5 पोषण तत्व समूहों को भोज्य पदार्थ में शामिल किया जाए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भोजन नियोजन, मील इन प्लानिंग, ठीक है, ये इसको आप भोजन नियोजन प्रणाली भी कह सकते हो। यह प्रक्रिया से जिसमें हम प्रत्येक दिन लिए जाने वाले प्रत्येक आहार के लिए नियोजन करते हैं, ठीक है। भोजन नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है, देखिए क्या होता है, भोजन नियोजन के लिए आवश्यक इसलिए होता है, इसे क्या होता है कि पोषक स्थानीय रूप से उपलब्ध, ताज़े और मौसमी और किफ़ायती भोजन का उपयोग करके भोजन में विविधता लाने की कौशलता आ जाती है। क्योंकि देखिए अगर नियोजन न बनाएंगे भोजन तो आपको हर चीज़ जो चीज़ें होती है, जो उपलब्ध होती हैं, उनको सही तालमेल बैठाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। नियोजन करने से और जो फ़ायदे होते हैं वो होते हैं ये कि परिवार के सभी सदस्यों को पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगर आहार नियोजन बनाइएगा तो ऐसा होगा। उपयोग न होने वाले भोजन जैसे कि जड़, सब्जियां का गाजरा, मूली, शकरकंद आदि
पत्तियों के प्रयोग की क्षमता रह जाती है, यानी पत्तियों के प्रयोग की क्षमता रहती है बनी हुई। रसोइयों में बच्चे भोज्य पदार्थ को सुचारू रूप से प्रयोग करने की कुशलता आ जाती है कि बच्चे को कौन कौन से भोज्य पदार्थ होना चाहिए। परिवार के सदस्यों की पसंद और आवश्यकताओं के अनुसार भोज्य पदार्थ को शामिल करने की संवेदनशीलता आ जाती है। तो ये सब कब आती है? जब आप प्लान विकसित करके करते हो, ठीक है। संतुलित आहार प्राप्त करने के लिए समय, ऊर्जा, धन की बचत करने के लिए लक्ष्य निर्धारण, नियोजन, समस्याएं समाधान तथा निर्णय लेना भी इससे हमें आ जाती है। तो इसलिए दोस्तों जो है ये प्लानिंग बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। अब जो है हमारा टॉपिक क्या है? भोजन नियोजन के प्रभावित करने वाला कारक। अब देखिए भोजन जो नियोजन आप करते हो तो कौन कौन से कारक है जो इसको प्रभावित करता है, ठीक है। सबसे पहला तो यही बात आती है आयु, ठीक है। आयु आपने देखा होगा कि लोग अपना भोजन अपनी आयु के अनुसार ही खाते हैं। उदाहरण के लिए एक नवजात शिशु लगभग 6 महीने तक केवल दूध ही पीता है। एक छोटा बच्चा कम मात्रा में दलिया और खिचड़ी खाता है। किशोर अवस्था में बच्चे शिशु के तुलना में विविध प्रकार के भोज्य और अधिक मात्रा में खाते हैं। इसी प्रकार बुजुर्ग लोग नर्म तथा आसानी से पचने योग्य तथा मात्रा में कम भोजन ही खाते हैं, क्योंकि आयु के अनुसार पोषकता की आवश्यकता भिन्न होती है। इसलिए भोजन का प्रकार और गुणवत्ता मात्रा में विभिन्नता होती है। देखिए ज़रूरी है कि बच्चे जिस उम्र के होते हैं उसी तरह के भोजन भी प्राप्त उनको होता है और उसे उतना ही भोजन खाते हैं क्योंकि उनके शरीर के लिए उतना ही काफ़ी किफ़ायती होता है, ठीक है। तो जो भोजन नियोजन में प्रभावित करता है वो कारक करता है, ठीक है। इसमें सब कारक जो है पहला आयु है, उसके बाद लिंग भी है। देखिए दोस्तों आज जो है लिंग भी निर्धारित करती है भोजन नियोजन। क्यों? क्योंकि लिंग में जब लड़कियाँ होती है अल्पाहारी होती है, जो पुरुष होते हैं वो अधिक खाते हैं। तो ये बात आता है, आपने देखा होगा कि आपके पिताजी आपकी माताजी की तुलना में अधिक भारी शरीर कार्य करते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों? क्योंकि पुरुष का शरीर महिलाओं के शरीर की तुलना में अधिक पोषीय मस्कुलर होता है, इसलिए पुरुषों को महिला की तुलना में अधिक प्रोटीन तथा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अंततः आहार के लिए योजना बनाते समय परिवार के सदस्यों की लिंग का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो स्त्री होती है उसको अधिक काम नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो पुरुष होते हैं उनको भारी काम करना पड़ता है। लेकिन आज के समय में मेरे ख्याल से तो ऐसा है नहीं। आज जो पुरुष कर सकता है वो स्त्री भी कर सकती है, ठीक है। तो इसलिए आज जो है भोजन पदार्थ आप समय के अनुसार ही तैयार करें तो बेस्ट रहेगा। आगे दोस्तों क्या है? मौसमी उपलब्धता, ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें जो होती है सिर्फ हमें मौसम में ही प्राप्त होती हैं। कुछ सब्जियां जैसे मूली, मेथी, गाजर तथा मटर सर्दियों के मौसम में उपलब्ध होते हैं, जबकि अन्य सब्जियां जैसे करेला, घिया, भिंडी गर्मी के मौसम में उपलब्ध होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मौसमी भोजन ताज़ा एवं पौष्टिक होता है और यह सस्ता और बिना मौसम के भोजन की तुलना में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसलिए भोजन का निर्णय करते समय मौसमी भोजन का प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यानी जब भी आप सब्जी खरीदने जाओ या कुछ भी जाओ तो देखो कि सीजनल चीज़ें कौन सी है। जो सीजनल चीज़ें होगी वो आपकी सस्ती मिलेगी और जो सीजनल चीज़ नहीं होगी वो महंगी मिलेगी। तो आप सस्ती चीज़ें खरीदो और उसका सेवन करो, क्योंकि देखिए प्राकृतिक ने जो चीज़ जिस समय बनाया है वो आपके फायदे के लिए बनाया है और आपको शरीर को देखते हुए बनाया है। तो जो चीज़ के उत्पादन अभी बढ़ गया है इसका मतलब है कि वो शरीर हम के लिए हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उसके बाद है मौसम। हम सभी गर्मियों की तुलना में सर्दी के मौसम में अधिक भोजन खाते हैं। आपको पता है गर्मियों में लोग खाना बहुत ही कम कर देते हैं और सर्दियों में वो अधिक खाते हैं। आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण होगा? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सर्दियों के मौसम में शरीर के तापमान को बनाए रखने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। सर्दी के मौसम में हम मूँगफली की पट्टी, तिल की पट्टी तथा सूखे मेवे को मज़े से खाते हैं। यह ऊर्जा से भरपूर भोज्य पदार्थ है और जो हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखने में सहायक होते हैं। उसके बाद है दोस्तों व्यवसाय। कुछ लोग जैसे श्रमिक, रिक्शा चालक, खिलाड़ी तथा किसान आदि कुछ अन्य लोग जैसे व्यवसायी, दुकानदार तथा अध्यापक की तुलना में अधिक शरीर श्रम का कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें अधिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमें भोजन के नियोजन करते समय परिवार के प्रत्येक सदस्यों के व्यवसाय के ध्यान में रख के करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है दोस्तों मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। देखिए मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी बहुत ज़रूरी होती है। भोजन का नियोजन करते समय परिवार के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे गर्भवती एवं दुग्ध पालन करने वाले माताओं के पोषण संबंधी आवश्यकताएं अधिक होती है। एक किशोर को अपने भोजन में अधिक प्रोटीन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक बुजुर्ग को हल्के एवं आसानी से पचने वाले भोजन की आवश्यकता होती है। तो देखिए मनोवैज्ञानिक तौर पर भी भोजन को बनाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ऐसा आप नहीं बनाते हो तो इनमें कुछ ना कुछ तकलीफ रही जाएगी, क्योंकि अगर बच्चों को आप चावल खिलाओगे तो बात कहाँ से बनता है? गर्भवती महिलाओं को सिर्फ सिंपल चावल दोगे तो बात कहाँ से बनता है? कैसे उनके बच्चे बढ़ेंगे? जो बुजुर्ग हो गए उनके अगर ऐसा चीज़ें देते हो, जो ऐसे भारी चीज़ें देते हो तो उन कैसे खा पाएंगे? तो यही चीज़ तो होती है मनोवैज्ञानिक, जहाँ पर आपको समझना होता है कि किस व्यक्ति को किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है। उसके बाद है आर्थिक कारक।
ठीक है। भोजन नियोजन पर परिवार के आय का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। धन की उपलब्धता हमारे भोजन गुणवत्ता तथा मात्रा को प्रभावित करती है। क्या आप जानते हैं कि अपने बजट में वृद्धि कितने बिना संतुलित आहार का कई तरीकों से योजित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए काजू व बादाम के स्थान पर मूंगफली का प्रयोग करें और इसी प्रकार पनीर के स्थान पर हम सोया, नट्स तथा संतरे की जगह पर अमरूद का प्रयोग करें। ठीक है। उसके बाद जो है हमारे दोस्तों परिवार का भोजन। देखिए परिवार के भोजन में यही बात आता है कि भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात हम अपने परिवार के भोजन नियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची अवश्य ही तैयार कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छा साधन भी है। ये कारक हर परिवार के लिए भिन्न भिन्न हो सकते हैं। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर परिवार को संतुलित आहार की आवश्यकता होती है और होना भी चाहिए, नहीं तो हमारे देश में कैसे बच्चे जो होंगे तंदुरुस्त होंगे। वो आहार जिससे हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी अनिवार्य पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन ए, बी, सी, डी, लोह तथा तत्वों, कैल्शियम तथा आयोडीन। इसलिए हमें परिवार के लिए आहार संबंधी नियोजन करते समय यह सुनिश्चित कर ले कि प्रत्येक भोजन में सभी अनिवार्य पोषक तत्व अवश्य हो। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि आप ऐसा किस प्रकार करेंगे, तो आप अपने आहार 5 समूहों में प्रत्येक को एक भोजन शामिल कर सकते हैं। ठीक है। सामान्य आयु वर्ग की 2 लड़कियों तथा सरिता और ललिता के लिए नमूने भोजन तालिका आपको दिया गया है, जैसे कि यहाँ देखिए इस तालिका में सब कुछ दिया गया है, अनाज, रोटी, चावल। ठीक है। सरिता के लिए, ललिता के लिए, तो इस तरह से जो है आप भी तैयार कर सकते हो। ठीक है। इसमें यही बात बताई गई है कि हमारे जो है कि आप अपने परिवार के लिए इन प्रकार के प्रत्येक आहार की योजना तैयार कर सकते हो। क्या आप जानते हैं कि इसको परिवार भोजन यानी थाली भोजन भी कहते हैं। याद रखना कि फैमिली मील्स आ जाए या थाली भोजन आ जाए तो इसको ही कहा जाता है, इसी चार्ट को कहा जाता है जिसमें हम अपने आहार को जो है संतुलित करते हैं। ठीक है। तो ये आहार संतुलित तो हो गई। ये चैप्टर भी दोस्तों यहाँ तक ख़त्म हो गया। आपने यहाँ पर जो पढ़ा है वो आहार के जो है हमने नियोजन बनाना सीखा है और कौन से आहार में किस तरह के मात्राएं होती हैं। देखो दोस्तों ये चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो ख़ास तौर पे, ठीक है, जो अभी आप लोग 10वीं क्लास में हो। ठीक है। क्योंकि ये आपके जीवन को भी सुचारू रूप से चलाने में सहायक सिद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, आपने जो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ जो व्यतीत किया है समय, इसके लिए धन्यवाद। ठीक है। मुझे एक विश्वास हमेशा रहा है कि मैं एक हूँ, लेकिन मैं आप सबको मिला के अनेक बनना चाहता हूँ। ठीक है। आप लोग मेरे सहयोग दोगे तो मैं अनेकों अनेक रहूँगा और सदैव रहूँगा, क्योंकि आपको त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ आपको 2 क्लास को नहीं देता है, यानी सिर्फ NIOS को ही प्रायोरिटी नहीं देता है, CBSE का भी है, पंजाब बोर्ड भी आएगा, यूपी बोर्ड भी आएगा, बिहार बोर्ड भी आएगा और यहाँ तक यूनिवर्सिटी को भी कवर करेगा। तो इसीलिए कहता हूँ अभी भी सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो हमेशा आपको बने रहोगे इसके साथ, और पढ़ाने का ढंग आपने देख ही लिया होगा, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। इसी त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ हमेशा बने रहिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके दोस्तों, बाय।